दोस्तों आरएमएस टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जिसको बनाने के लिए उस जमाने में जो कॉस्ट लगी थी वो है 7.5 मिलियन डॉलर। मतलब इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए 400 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की कॉस्ट लगी थी आज के टाइम के हिसाब से। अब ये अपने टाइम का इतना लग्जूरियस जहाज था कि बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स को भी पीछे छोड़ दे। मतलब स्टेन ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े स्टेयर्स केसेस, हीटेड स्विमिंग पूल और टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ और एक जिम, एक स्क्वैश कोर्ट और 4 रेस्टोरेंट्स और 2 बार्बर शॉप्स एंड एक लाइब्रेरी। मतलब ये सब मौजूद था इस टाइटैनिक जहाज में। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसको अनसिंकेबल कहा जाता था। मतलब एक ऐसा शिप जो कभी डूब ही नहीं सकता, इसको ऐसा बनाया गया था, इतना सेफ बनाया गया था। ये कहना था कंपनी व्हाइट स्टार लाइन का, जिसने इस जहाज को बनाया था, डिज़ाइन किया था। मतलब इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने ये पब्लिकली कहा था कि ये जहाज़ जो है वो अनसिंकेबल है और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आप ये देखिए कि ये इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे इस बात को लेकर। ये बात है 10 अप्रैल 1912 की। टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पर निकलता है। अब ये जहाज़ साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है। इसमें हर तरह के लोग बैठे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर्स से लेकर इमिग्रेंट्स तक, जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए। इस जहाज की कमांड 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ के हाथ में है। पैसेंजर्स में और पब्लिक में और मीडिया में बड़ा ही एक्साइटमेंट है इस बात को लेकर, टाइटैनिक जहाज को लेकर। ना सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है, लेंथ में 269 मीटर्स 53 मीटर्स ऊंची है। 12 अप्रैल 1912 यानी पहले सफ़र पर जाने के 2 दिन के बाद टाइटैनिक को पहली आइसबर्ग वार्निंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। यानी जिस अटलांटिक ओशियन पर तैरकर ये टाइटैनिक अमेरिका की ओर बढ़ रहा है, वहाँ पर बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ मौजूद हैं जिन्हें हम आइसबर्ग कहते हैं। अब ये बहुत ही बड़ा खतरा होते हैं जहाज़ों के लिए। यूजुअली समुद्र से गुजरने वाले जहाज़ अपने आसपास के जहाज़ों को बता देते हैं कि यहाँ से बहुत ही केयरफुली गुजरना है, क्योंकि यहाँ पर आइसबर्ग्स मौजूद हैं। और ये जहाज़ रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट करके एक दूसरे को बताते रहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद टाइटैनिक शिप अपने कोर्स को 2 बार बदल देती है डेंजर को अवॉइड करने के लिए। मतलब थोड़ा सा उसको वहाँ से बचाकर निकाल दिया जाता है टाइटैनिक जहाज़ को, जिससे आइसबर्ग को अवॉइड किया जा सके। लेकिन इसकी स्पीड कम नहीं की जाती है, 21.5 नॉट्स। मतलब आप कह सकते हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइटैनिक आगे बढ़ रहा है अपने सफ़र पर। ऐसे ही 2 दिन के बाद मतलब 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग्स मिलती हैं टाइटैनिक को। लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं। मतलब टाइटैनिक की स्पीड को बिल्कुल भी कम नहीं करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे शाम हो जाती है और फिर हो जाती है रात। वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। 14 अप्रैल की रात को मूनलाइट भी नहीं थी, चांद बाहर नहीं आया था उस रात को, इसलिए वहाँ पर विजिबिलिटी बहुत ही कम थी। देखने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मतलब बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, अच्छे से क्लियरली कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जहाज में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, मतलब क्रोज नेस्ट बनाया जाता है, जो हाइट में काफ़ी ऊंचा होता है। आप उसको लुकआउट पॉइंट कह सकते हैं, जहां पर एक बंदा बैठता है और वो वहां से सब कुछ देखता रहता है कि आगे क्या आने वाला है, मतलब जहाज़ के आगे कैसी एक्टिविटी है। अब जो बंदा यहाँ पर बैठता है उसको काफ़ी ठंड का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जो क्रोज नेस्ट होता है ये काफ़ी ऊपर बनाया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हवा भी लगती है, काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं भी यहाँ पर लगती रहती हैं। ऐसे ही फ्रेडरिक फ्लीट नाम का बंदा टाइटैनिक के क्रोज नेस्ट यानी लुकआउट पॉइंट पर बैठा है और वो अचानक ये देखता है कि बहुत ही बड़ा बर्फ़ का पहाड़ यानी आइसबर्ग टाइटैनिक के आगे है और टाइटैनिक अपनी इसी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा है। ये देखकर तभी वो बंदा जल्दी से घंटी बजाता है, 3 बार वो घंटी बजाता है, जिससे कि नीचे बैठे लोग सुन लें। फिर वो कॉल भी करता है फ़ोन उठाकर ऑफिसर्स को ब्रिज पर और कहता है कि हमारे जहाज़ के आगे एक आइसबर्ग आ चुका है बहुत ही बड़ा, जल्दी से जहाज़ को मोड़ो वरना हम सब खतरे में हैं। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ब्रिज पर बैठे हैं और इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को संदेश देते हैं कि जहाज़ को लेफ़्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही देर हो चुकी थी। मतलब सिर्फ 1 मिनट यानी 11:40 पर
ये जहाज उस आइसबर्ग से टकरा जाता है। Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes, and the time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lit. ये आइसबर्ग कोई छोटा आइसबर्ग नहीं था, 200 बाई 400 फीट था, मतलब एक फुटबॉल फील्ड जितना, और हाइट में तो ये क्राउज नेस्ट से भी ऊपर निकल रहा था। तो इस आइसबर्ग ने जहाज को फ्रंट राइट साइड से बुरी तरह डैमेज कर दिया। स्पेशली कहा जाए तो बो के पास ये डैमेज हुआ, जो कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। मतलब 10 सेकंड तक जहाज उस आइसबर्ग से टकराकर आगे की ओर बढ़ता रहा, मतलब बहुत ही बुरी तरह से घिसट कर आगे की ओर बढ़ता रहा। तो इस तरह मेन बॉडी में एक बड़ा सा डेंट पड़ गया और उसमें छोटे छोटे होल्स भी बन चुके थे, जिससे जहाज में पानी भी आने लगा। इस तरह से आइसबर्ग ने इस जहाज को बुरी तरह चोट पहुंचाई। कुछ ही सेकंड्स के बाद कैप्टन स्मिथ और जहाज के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूज ये देखने लगे कि जहाज को कितना नुकसान पहुंचा है। जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि अब ये जहाज डूब जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये बात सुनकर सब शॉक्ड हो गए, क्योंकि ये जो टाइटैनिक था वो अनसिंकेबल इसको माना जाता था। और ये बात सुनकर सभी को शौक लगा और कहने लगे कि अब ये जहाज भी डूब जाएगा, जो कि एक अनसिंकेबल जहाज था। इस जहाज को अनसिंकेबल इसलिए माना जाता था इसके कुछ सेफ्टी फीचर्स की वजह से। 2 ऐसे सेफ्टी फीचर्स थे इसमें जिसकी वजह से इसको अनसिंकेबल कहते थे ये लोग। पहला, इस जहाज के अंदर डबल बॉटम हल था। हल मतलब जहाज की मेन बॉडी को कहा जाता है, मतलब इसमें डबल लेयर बॉटम हल लगा हुआ था। नीचे की तरफ 2 लेयर लगाई गई थी, जिसमें कि अगर एक लेयर टूट भी जाती है, डैमेज हो जाती है अगर, तो दूसरी लेयर बचा लेगी जहाज को और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा सेफ्टी फीचर ये माना जाता था कि जो जहाज की पूरे शिप की बॉडी है उसको 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। अब इन 16 कंपार्टमेंट में से अगर 4 कंपार्टमेंट में भी पानी भर जाता है तो जहाज को कुछ नहीं होगा, जहाज ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन एक्चुअली जो आइसबर्ग से इम्पैक्ट पड़ा वो शिप की साइड में पड़ा था, जिससे कि डबल बॉटम हल जो था वो भी टूट चुका था, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए जो पानी था वो डबल बॉटम हल को भी तोड़कर छोटे छोटे होल्स के जरिए अंदर जाने लगा था। अब ये इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि 16 में से 6 कंपार्टमेंट पूरी तरह पानी से भर चुके थे, जबकि लिमिट सिर्फ 4 कंपार्टमेंट की थी। अब ये 6 कंपार्टमेंट का पानी से भर जाने का मतलब है कि अब ये शिप डूब जाएगा, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब अब अनसिंकेबल टाइटैनिक भी डूब जाएगा पूरी तरह से। जहाज टकराने के लगभग 20 मिनट के बाद यानी 12 बजे रात के कैप्टन जॉन स्मिथ ये ऑर्डर देते हैं कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पर, जिससे कि अगर आसपास में कुछ जहाज होंगे तो वो हमें बचाने के लिए आ जाएंगे। जैक फिलिप्स रेडियो ऑपरेटर। अब ये दोस्तों इस कहानी के हीरो निकलते हैं। ये एक के बाद एक काफ़ी सारे सिग्नल्स भेजते हैं, लेकिन कोई भी रिस्पांस कहीं से भी नहीं आता है। लेकिन ये फिर भी सिग्नल्स को भेजना जारी रखते हैं। फिर 20 मिनट के बाद यानी 12:20 पर RMS कारपेथिया जहाज जो कि टाइटैनिक के पास मौजूद था, उसे ये रेडियो सिग्नल मिलता है और वो इसको रिसीव कर लेता है। फिर टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर से बात करके ये डिसीजन लिया जाता है कि RMS कारपेथिया जहाज को अब टाइटैनिक की तरफ मोड़ दिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि RMS कारपेथिया जहाज टाइटैनिक के पास तो था, लेकिन पास होने के बाद भी 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये जहाज अपनी टॉप स्पीड पर चलकर भी टाइटैनिक के पास आना चाहता है तब भी इसको 3.5 घंटे का टाइम लगेगा। अब क्या टाइटैनिक 3.5 घंटे तक बचा रह सकता है? ये सबसे बड़ा चैलेंज था उस टाइम। अब बाकी के क्रू मेंबर्स रॉकेट्स चलाते हैं हवा में, ये उम्मीद लेकर कि अगर कोई जहाज होगा तो उसको देखकर वो हमें बचाने के लिए आ जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कोई भी जहाज मौजूद नहीं था, सिर्फ RMS कारपेथिया जहाज के अलावा। इसी बीच कैप्टन स्मिथ ये ऑर्डर देते हैं कि अब पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जाए, शिप में मौजूद लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करके। प्रोटोकॉल के अनुसार औरतों और बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब सबसे पहले बोट में इन लोगों को ही बिठाया जाता है।
लेकिन यहाँ पर टाइटैनिक के पैसेंजर्स में बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि वो लोग जानते थे कि ये जो जहाज़ है वो अनसिंकेबल है, ये कभी डूब ही नहीं सकता है, क्योंकि कंपनी ने ऐसा बताया था। काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट भी ऐसे ही निकाले थे। ऐसे ही टाइटैनिक से पहली लाइफ बोट पानी में उतारी गई तो उसमें 65 लोगों की, मतलब 65 लोगों की कैपेसिटी थी। उसके बाद भी 28 लोग ही उसमें बैठे थे, मतलब आधी बोट खाली उतारी गई थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, वाटर टाइट कंपार्टमेंट धीरे धीरे भरते जा रहे थे, तभी जाकर जहाज़ जो है वो टिल्ट होने लगता है और फिर पैसेंजर्स को रियलाइज़ होने लगता है कि ये जो अनसिंकेबल जहाज़ है अब ये भी डूब सकता है। फिर ये रियलाइज़ होने के बाद पैसेंजर्स में काफ़ी भगदड़ मची और पैनिक में लोग इधर उधर भागने लगे। मतलब रात के 1 बजे तक कंपार्टमेंट आधे से ज़्यादा भर चुके थे। मतलब जहाज़ का आगे वाला हिस्सा पानी में घुस चुका था और जो पीछे वाला हिस्सा था वो पानी से उठ चुका था। जो जहाज़ के प्रोपेलर्स थे वो भी बाहर हो गए थे। अब ये पैसेंजर्स जहाज़ को इतना टिल्ट देखकर आपस में लड़ने लगे बोट में बैठने के लिए। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि जहाज़ में जो लाइफ बोट्स थी वो भी काफ़ी कम थी, मतलब सिर्फ 20 ही लाइफ बोट्स थी, जबकि इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1200 लोग ही आ सकते थे, जबकि जहाज़ में लगभग 2200 लोग मौजूद थे। अब लास्ट लाइफ बोट को पानी में उतारा जाता है 2:05 पर, लेकिन अब भी जहाज़ में 1500 लोग बच जाते हैं, जिन्हें बोट में बैठने की जगह नहीं मिलती है और वो वहीं पर जहाज़ में ही रह जाते हैं। और लगभग 2:20 पर रात में जहाज़ 2 हिस्सों में टूट जाता है और धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगता है, पूरी तरह से डूब जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि 3 घंटे का टाइम भी नहीं लगा इस कभी नहीं डूबने वाले जहाज़ को, जो कि एक अनसिंकेबल टाइटैनिक माना जाता था। 1500 लोग जहाज़ में रह गए थे, वो जहाज़ के साथ ही डूब गए और जिन लोगों से तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए, क्योंकि पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। अब अगर कोई इंसान इतने टेम्परेचर में पानी के अंदर जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी इतनी ठंड से। कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ लास्ट तक व्हील पर ही बने रहे और वो जहाज़ के साथ ही डूब गए। अब कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया गोली मारकर अपने आप को। अब RMS कार्पेथिया जहाज़ जो टाइटैनिक को बचाने के लिए निकला था वो रात के 3:30 पर उसी लोकेशन पर पहुंचता है, मतलब 1 घंटा लेट। अब जो लोग लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करके निकल गए थे तो उन लोगों को ये जहाज़ सक्सेसफुली बचा लेता है, उनको लेकर चला जाता है। अब इस डिज़ास्टर के बाद बहुत सारे सवाल और बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई और कई सारी इन्वेस्टिगेशंस भी कराई गई और कुछ ऐसी अनजान बातें भी सामने आई जिन्हें सुनकर लोग शॉक्ड रह गए। तो दोस्तों, अब आपको ये जानकर कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि वहाँ पर एक और जहाज़ था जो टाइटैनिक को बचा सकता था। मतलब सिर्फ 37 किलोमीटर टाइटैनिक से 37 किलोमीटर दूर था ये जहाज़ SS कैलिफोर्नियन। और ये बात सच भी है। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने के आधे घंटे पहले जो आइस वार्निंग दी थी वो इसी जहाज़ ने दी थी और इस जहाज़ ने वार्निंग्स में ये कहा था कि आगे बहुत सारे आइसबर्ग्स मौजूद हैं, संभल कर आना। ये कहकर रेडियो ऑपरेटर ने SS कैलिफोर्नियन जहाज़ के रेडियो ऑपरेटर ने 11:15 पर रेडियो बंद कर दिया था, ये वार्निंग देकर, क्योंकि SS कैलिफोर्नियन जहाज़ को भी आइसबर्ग्स का खतरा था और उन्होंने जहाज़ को वहीं पर रोक दिया था, क्योंकि बाहर का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उन्होंने जहाज़ को रोकना ही ठीक समझा था। वैसे जब लाइफ बोट्स में पैसेंजर्स को बिठाया जा रहा था तब टाइटैनिक का एक ऑफिसर ये बात को कह भी रहा था इस जहाज़ को देखकर कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये जहाज़ हमें बचाकर ले जाएगा। इसलिए इन्होंने काफ़ी सारे रॉकेट्स भी उड़ाए हवा में, लेकिन ये जहाज़ फिर भी नहीं पहुंचता है। बाद में ये रिपोर्ट किया जाता है कि जो SS कैलिफोर्नियन जहाज़ में क्रू मेंबर्स थे उन्होंने इन रॉकेट्स को देखा था हवा में और उन्होंने इस बारे में अपने कैप्टन स्टैनले लॉर्ड को भी बताया था, लेकिन उस कैप्टन ने ये कहा था कि ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं है, टाइटैनिक में बहुत ही अमीर लोग बैठे हैं और वो पार्टी कर रहे होंगे। वैसे यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि अगर स्टैनले लॉर्ड इस बात को इग्नोर नहीं करते तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन जब ये रेडियो ऑन करते हैं तो इनको बहुत सारी SOS कॉल्स मिलती हैं। फिर ये उसी लोकेशन पर जाते हैं टाइटैनिक की सुबह को। जब ये सुबह को वहाँ पर जाते हैं तो इन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ जो लोगों की डेड बॉडीज़ थी वो पानी में तैरती हुई मिलती हैं। टाइटैनिक की 2 इंक्वायरीज़ कराई गई, वो दोनों इंक्वायरीज़ कैप्टन स्टैनले लॉर्ड पर
ब्लेम करती हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इस डिज़ास्टर के पीछे सिर्फ स्टैनले लॉर्ड की ही गलतियां हैं। जैसे कि सफिशेंट लाइफ बोट्स जो टाइटैनिक में थी वो सफिशेंट नहीं थी, काफ़ी कम थी, जिससे अगर ये ज़्यादा होती तो पैसेंजर्स को और भी ज़्यादा बचाया जा सकता था। जो 1500 लोग उसमें उसके साथ डूबे थे वो शायद बच जाते। और दूसरी गलती ये थी कि कैप्टन स्मिथ ने सेफ्टी ड्रिल कंडक्ट नहीं कराई थी, इसको कैंसिल करवा दिया था कि यहाँ पर जो है वो अनसिंकेबल टाइटैनिक है और इसमें कोई भी ऐसा सेफ्टी कंसर्न वगैरह, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बहुत ही ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है, तो फिर सेफ्टी ड्रिल्स का सवाल ही नहीं उठता। अगली बड़ी गलती थी स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद रॉबर्ट हिचन्स की। मतलब जब ऊपर से मैसेज आ रहा था कि जहाज़ को लेफ़्ट साइड मोड़ना है, तब इन्होंने पैनिक में आकर जहाज़ को राइट साइड मोड़ दिया था, जबकि राइट साइड में ही आइसबर्ग था और भी पास वो आइसबर्ग आ गया। और ब्रिटिश इंक्वायरीज ने ये पता लगाया कि जब जहाज़ को इतनी सारी आइस वार्निंग्स मिल रही थी लगातार, तो जहाज़ की स्पीड कम करी जानी चाहिए थी। जहाज़ को फिर भी टॉप स्पीड पर दौड़ाया जा रहा था, जबकि जहाज़ को इतना बड़ा खतरा था। अब कैप्टन स्मिथ ने ऐसा क्यों नहीं किया, स्पीड को कम क्यों नहीं किया, इस पर भी काफ़ी सारी थ्योरीज हैं। लेकिन एक पॉपुलर थ्योरी की माने तो जोसेफ ब्रूस यानी जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे वाइट स्टार लाइन के, मतलब जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था वो थी वाइट स्टार लाइन। तो जोसेफ ब्रूस ने कैप्टन स्मिथ से कहा था कि ये जहाज़ की फर्स्ट जर्नी है और इसको 6 दिन में ही पूरा करना है, इसलिए जहाज़ की स्पीड को कम नहीं करना, जहाज़ की स्पीड को फुल स्पीड पे उसको चलाना, कभी इसकी स्पीड कम मत करना। और दूसरी बात ये थी कि टाइटैनिक को अगर इतनी स्पीड पर चलाया जाएगा तो एक रिकॉर्ड बनेगा, जिससे कि टाइटैनिक अनसिंकेबल तो है ही और जो स्पीड है वो भी सबसे ज़्यादा है। फिर इस डिज़ास्टर के बाद बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए कि किसी भी शिप में सफिशेंट अमाउंट ऑफ बोट्स होनी चाहिए जिससे कि पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया जा सके अच्छे से। टाइटैनिक की रैकेज अंदर पड़ी थी समुद्र में, उसको ढूंढने में लगभग 70 साल का टाइम लगा था। ये सिर्फ सितंबर 1985 में था। एक अमेरिकन ओशियन एक्सप्लोरर रॉबर्ट वेलर्ड, फ्रेंच ओशियनोग्राफर, इन्होंने जाकर टाइटैनिक के रैकेज को ढूंढा था। मतलब 3800 मीटर नीचे टाइटैनिक की रैकेज मिली थी, जो कि 2 टुकड़ों में टूटा हुआ था टाइटैनिक, और ये टुकड़े एक दूसरे से लगभग 600 मीटर दूर पड़े थे। अब इतने सालों के बाद शिप कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन एक्चुअल शिप जो है वो ऐसी थी। रिपोर्ट किया गया है कि बैक्टीरिया और अलग अलग ऑर्गेनिज्म ने इसके फ्रेमवर्क को पूरी तरह से खाते जा रहे हैं, और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग 2030 तक ये शिप पूरी तरह गायब हो जाएगी पानी के अंदर से। टाइटैनिक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। टाइटन समरसेबल इम्प्लोजन वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आपको वीडियो मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।